के बाद ये सवाल वैलिड होगा कि भाई सारे मजाहिब सुप्रीम पावर को मानते हैं तो कौन सा मजहब सही है। आपको तो सुप्रीम पावर से मसला है ना, मजहब से मसला नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपको बात यह करनी चाहिए कि क्या सुप्रीम पावर है, नहीं है तो इस पर बात हो, अगर मसला उससे जी, है। इसी पे। लेकिन अगर आपने इस चीज जी, को जी, इसी। एक्नॉलेज कर लिया कि जी सुप्रीम पावर है, तो हुँ, जैसे ही आप इसको एक्नॉलेज करेंगे तो बुद्धिज्म को तो आप साइड में लगा दीजिए। आप खुद ही कह रहे हैं कि उसमें सुप्रीम पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम साइड में लगा दीजिए। अब वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। अब आपके सामने चंद ऑप्शन रह गए, आपको उसको एक्सप्लोर करना है। जी, तो अगर आप इस तरह सोच रहे हैं तो ठीक है, हम आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं जी, सोच जी। रहे, आप ये कह रहे कि नहीं जी मैं तो सुप्रीम पावर से ही मसला है मुझे, मैं तो बुद्धिज्म में जाऊंगा, तो फिर मैं इस्लाम या हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी पर बात करके क्या करूं? नहीं सर, मेरा जो इश्यू था वो था सुप्रीम पावर के ऊपर ही, क्योंकि हर एक रिलीजन ने अपने-अपने नए नाम दे रखे हैं, बाकी चीज़ एक ही है। मैं आप समझ रहे ठीक हैं? है, आप सुप्रीम पावर को तस्लीम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं सर, मैं इसको मतलब एक्नॉलेज नहीं करता कि दुनिया में कोई भी सुप्रीम पावर होती है, क्योंकि अगर ओके, होती तो किसी न किसी रिलीजन को मिल चुकी होती अब तक। तो आप तो खुद ही कह रहे हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हर मजहब में सुप्रीम पावर है, नाम अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये कि सब मजहब वालों को मिल गई सुप्रीम पावर, यानी सुप्रीम पावर का की तरफ हिदायत। आपके एतबार से, हमारे एतबार से नहीं, आपके एतबार से सारे मजहब वाले कि सुप्रीम पावर को मानते हैं, नाम अलग अलग है, तो सब एक ही जात को मान रहे हैं ना, हुँ। तो मिल तो गई। जी, और इसीलिए लोगों में आपसी वो बढ़ता है, मतलब क्या बोलते हैं, एनमिटी बढ़ती है कि नहीं, नहीं, मेरा मेरा जो ईश्वर है वो आपके ईश्वर से बेहतर है। इसमें फिर नहीं भावना देखें, बेहतर की आ नहीं नहीं जाती नहीं, है, किसका अच्छा है। ये नहीं, ये चीज जो है ना, ये आपने जो बात कही है ये एक बहुत ही आम और सतही लेवल की है। अगर आप थियोलॉजी को नहीं समझेंगे तो फिर इस तरह की बात करेंगे। मैं उसकी मुख्तसर वजाहत करूंगा, फिर मैं अगर आमिर भाई को कुछ ऐड करना होगा तो जरूर करें। बात देखें, यह है कि सुप्रीम बीइंग के ऊपर तमाम मजाहिब बिलीव करते हैं। जुडिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, इन तीनों को क्लब करके अब्राहमिक रिलीजन कह दिया जाता है, या यहां तक कि हिंदुइज्म हो और वगैरह वगैरह, ये सब जो है सुप्रीम बीइंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करते हैं। होता यहां पर यह है कि देखना यह कि किसके यहां ये कॉन्सेप्ट प्योरेस्ट फॉर्म में पाया जाता है। नाम आप कुछ भी कह लें, आप उसको ईश्वर कह लें, परमेश्वर कह लें, गॉड कह लें, अल्लाह कह लें, लेकिन वो नाम दे कि जो उसके शाया निशान हो, बिफिटिंग टू हिज मैजेस्टी, तो ये आप नाम देंगे तो चलेगा, वरना कोई भी आप ऐसा नहीं कि जॉन पॉल आप उसको कह दें। तो अब जो जिस मजहब में ये कॉन्सेप्ट अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में पाया जाएगा वही मजहब सही होगा। आप उठाकर ऊपर से नीचे तक जितने भी मजहब हैं, इस्लाम को साइड में रखकर देख लें कि किसी मजहब में सुप्रीम पावर को यह कह दिया जाता है कि उसके अवतार आते हैं, यानी वो खुद जन्म ले लेता है। किसी मजहब में कह दिया जाता है कि वो उतर के सूली पे लटक जाता है, मर जाता है। किसी मजहब में कह दिया जाता है कि वो जो सुप्रीम बीइंग है वो ऐसा ही है जैसा कि इंसान, उसके हाथ पांव पैर, यहां तक कि वो हरकतें भी इंसानी कर रहा है, उसके अंदर जज्बात भी इंसानी है। तो ये सारे के सारे जितने भी, ये जुडिज्म के अंदर बहुत कॉमन है, तो ये जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये प्योरेस्ट नहीं है सुप्रीम बीइंग के ताल्लुक से। और जो भी मजहब इस प्योरेस्ट फॉर्म को छोड़ देगा वो फिर क्वालिफाइड रिलीजन नहीं रह गया, वो रिलीजन नहीं रह गया कि जो अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा है। ओवर टाइम क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स के अंदर बिगाड़ आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग मौके पर अंबिया आए, वरना इस्लाम का जो ये प्योरेस्ट कॉन्सेप्ट है यही सबसे पहले इंसान हजरत आदम को दिया गया था। हजरत नूह तक, हजरत शीस, उसके बाद हजरत नूह, फिर आगे चलकर बहुत सारे अंबिया आए, हजरत इब्राहिम, मूसा, ईसा, और आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो अलग अलग अंबिया आए हैं वो इसलिए आए हैं कि ये कॉन्सेप्ट प्योरेस्ट का जो तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया, उसके अंदर तब्दीली आ गई, लोगों ने खुद अपनी तरफ से ऐड करना शुरू कर दिया, नए नबी की जरूरत हुई। अब जो कुरान करीम नाजिल हुआ, इस कुरान करीम ने किसी नए नबी की जरूरत को खत्म कर दिया। प्योरेस्ट फॉर्म में तौहीद जो है वो मौजूद है, और जिस मजहब के पास प्योरेस्ट फॉर्म में तौहीद होगी वही मजहब क्वालिफाइड होगा। जी ओके, ठीक है सर। आपने ये कहा कि जो इस्लाम है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन सर, अगर इस्लाम प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो क्या इस्लाम पे सवाल उठाया जा सकता है? जैसे इश्निंदा कानून है, उसके हिसाब से आप सवाल नहीं उठा सकते इस्लाम पे।
नहीं, लेकिन आप आपसे ये हिंदुइज्म किसने पे कह दिया हाँ कि सवाल, आप खुद सवाल उठा रहे हैं? आप इस्लाम के किसी भी कानून के ऊपर सवाल उठाइए। सवाल उठाने का क्या मतलब है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, आप सवाल करें। भाई कुरान तो खुद ही कह रहा है कि फसलू अहल जिक्र, कुरान में कहा है कि जो लोग इल्म वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, उनसे सवाल करो। तो कुरान तो खुद सवाल उठाने की बात कर रहा है। कुरान खुद ये कह रहा है लअल्लहुम यतफक्करून लअल्लहुम याकिलून, जगह जगह कि भाई अपनी अकल इस्तेमाल करो। पता नहीं क्यों गौर फिक्र नहीं करते। ये जो लअल्लहुम यंजुरून लअल्लहुम यतफक्करून, इसका मतलब क्या है कि भाई ये क्यों नहीं गौर फिक्र कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि खुदा कह रहा है कि मैंने तुम्हें अकल दी, तुम अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप अकल इस्तेमाल करेंगे तो सवाल उठाएंगे। जी गो अहेड। जी मैं भाई से, सर कुणाल भाई से बात करना चाह रहा हूँ। कुणाल भाई कैसे हैं? ठीक है जी बढ़िया। जी जी। कुणाल भाई, आपने एक बात रखी कि सुप्रीम बीइंग जो है ना वो सब रिलीजन मानते हैं, और फिर आपने कहा कि बुद्धिज्म नहीं मानता, और उसके बाद जब मुफ्ती साहब ने कहा कि चलो सारे मानते हैं, इसका मतलब है उनको मिल गया, तो आपने कहा इसीलिए उनमें एनिमिटी है, ठीक है ना, एक दूसरे से दुश्मनी है, क्रोध है, ऐसे ही है? जी जी ऐसे ही है। हाँ हाँ, ऐसे ही है। इस्लाम अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर नैरेटिव हिंदुस्तान में कब आया? ये तो आप क्या नाम है, जो एक स्थाई अगर आप कहें तो बाबर के आने के बाद से ठीक है 1526। बाबर, 1526, यानी करीबन 600 साल पहले, राउंड अबाउट। बिल्कुल। ठीक है। उससे पहले जो बौद्ध और हिंदू लड़ रहे थे वो किसकी वजह से लड़ रहे थे? इनमें तो आपस में वही था ना, क्योंकि बुद्धिज्म तो ईश्वर मानता नहीं और हिंदुइज्म मानता है, और जो बुद्धिज्म की ओह शाखा अच्छा है अच्छा सर, महायान, हिंदू अच्छा हिंदू अच्छा और आपस वहीं में से लड़ ये रहे थे। हिंदुइज्म निकला है। अच्छा अच्छा हिंदू अच्छा, हिंदू भी इसका आपस में लड़ रहे थे नहीं नहीं, जी। हिंदू हिंदू भी लड़ रहे थे, नहीं मगर चूंकि ये बुद्धिज्म को, सॉरी रुकिएगा रुकिएगा, आर्ग्यूमेंट थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्योंकि बुद्धिज्म आपने एक्सक्लूड किया है एनिमिटी से, ये मानते हुए कि जिन सब के यहाँ सुप्रीम बीइंग माना जाता है वो लड़े हैं, जबकि इस्लाम अगर निकल जाता है यहाँ से, यानी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर नैरेटिव, तो बुद्धिस्ट और हिंदू आपस में लड़ रहे थे, उनमें एनिमिटी क्यों थी? सर हालांकि जो एक तो महायान सुप्रीम शाखा बीइंग। सर जो महायान शाखा है ना बुद्धिज्म की, यही बाद में कन्वर्ट हो गई हिंदुइज्म में 8वीं सदी के बाद से, जब शंकराचार्य आए। उससे पहले तो हम्म, हिंदुइज्म था नहीं। नहीं ये हाँ तो 8वीं एग्जैक्टली सदी के बाद से आया ठीक है। है ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू आपका नैरेटिव है, वो उनका नैरेटिव कुछ और हम्म है। वो ये कहते हैं वो हम्म पहले से हैं, बुद्धिस्ट बाद में है, वो इसलिए बुद्धिस्ट को या बुद्धा को, गौतम बुद्धा को क्षत्रिय खानदान से मानते हैं। वो कहते हैं कि ये उसी वर्ण से है जिसको श्री कृष्णा ने उत्पन्न किया था गीता के अनुसार। अब वो ये चाहे जितना भी आप ऐतिहासिक प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाण, इसमें नहीं जा रहे, एक पॉपुलर नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं। अगर एनिमिटी सुप्रीम बीइंग के मानने के बाद होती तो फिर बुद्धिस्ट और हिंदुओं के अंदर कोई एनिमिटी नहीं होनी चाहिए थी, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, एक 52 साल तक हिंदू रहे हैं स्वामी धर्मा तीर्था, उनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म, बाद में बुद्धिस्ट हो गए थे, ठीक है, बाद में बुद्धिस्ट हो गए थे, ये वो अंबेडकर साहब का टाइम था जब उनका कन्वर्जन हो रहा था बुद्धिज्म की तरफ, टिल्ट हो रहे थे। हम्म तो उन्होंने किताब लिखी है, पूरा एक चैप्टर बांधा है कि कैसे हिस्ट्री में ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म का आपस में क्लैश हुआ। अब वो ये क्लैश एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि अशोका और बुद्ध जो हैं उनको भी सामने आना पड़ा, अशोका कैसे लड़ा, शंकराचार्य जी के विरुद्ध में कितने लोग सामने आए, कैसे उन्होंने जनाब फलां युग के अंदर इतने बंदे मारे, इतने बंदे मारे, इतने लोगों को, बुद्धिस्ट को मारा गया, यहाँ से निकाला गया। अब ये एनिमिटी जो है ये सुप्रीम बीइंग मानने वाले और सुप्रीम बीइंग ना मानने वालों के दरमियान है। इसका मतलब पता है क्या, ये मैं आर्ग्यूमेंट क्यों रख रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि अगर हम मनुष्य जाति की, मनुष्य प्रजा को ऐतिहासिक तौर पर उनकी जांच करेंगे तो पता चलेगा कि आइडियाज की बुनियाद पर जंगें कम और पॉलिटिकल बुनियाद पर जंगें ज्यादा हुई हैं, पावर की वजह से। यही चीज स्वामी धर्मा तीर्था ने बयान की है कि खुदा पर कोई विश्वास करता हो या ना करता हो, यहाँ लोग पावर के लिए, राजनीति के लिए, राजगद्दी के लिए एक दूसरे का कत्ल करते रहे हैं। यही वजह है कि बुद्धिज्म में भी हुआ बड़ी तादाद के अंदर। तो ये एक पॉइंट है जिसको समझना चाहिए कि सुप्रीम बीइंग के होने की वजह से एनिमिटी। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। एनिमिटी की वजह कैटेगोरिकल डिनाई के ऊपर तो हो सकती है। मिसाल के तौर पर सारे धर्मों के लोग, आपने भी माना और हम भी मानते हैं, एक सुप्रीम बीइंग को मानते हैं, तो उनके पास एक जगह पर सेंसस करके यूनिटी करने के चांसेस मौजूद हैं। यानी हम हिंदुओं को उनके शास्त्रों से दिखा सकते हैं कि एक खुदा की पूजा करो, हम क्रिश्चियंस को दिखा सकते हैं उनके शास्त्रों से, हम इस्लाम को दिखा सकते हैं उनके शास्त्रों से कि जनाब ये एक खुदा की पूजा करनी है, सब एक को मानते हैं, नाम मुख्तलिफ हैं, उनके इकट्ठे होने की भावनाएं मौजूद हैं। वेयर एज जब बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट तो मानता ही किसी को नहीं, वो एक को भी नहीं मानता,
वो अकेला तन्हे तना खड़ा होता है, वहां से एनिमिटी शुरू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब अगर कोई मान ले ये कहता है कि नहीं जी मैं इतना सीरियस नहीं लेता लाइफ को, तो सीरियस ना लेने की वजह उसका इंडिविजुअलिज्म है। अदरवाइज जब भी कभी बुद्धिस्ट पावर में आए हैं एनिमिटी हुई है, इतिहास इस चीज का गवाह है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी हाँ, जबरदस्त पॉइंट है। जी अच्छा, एक चीज और मैं इसका इजाफा करना चाहूंगा कुणाल साहब। मान ले थोड़ी देर के लिए कि दो मुल्कों में जंग हो रही है, तो क्या आप ये समझते हैं कि दो मुल्कों में जब भी जंग होगी तो उसकी बुनियाद रिलीजन होगा? सर देखिए, जो दो मुल्कों में जंग होती है वो एक्चुअली में पावर के लिए ही होती है, लेकिन जो हमारा प्रश्न ये था कि जो डिवाइन पावर है, जो सुप्रीम पावर है, आखिर वो किस मजहब में है? मेरा सवाल ये था। ये तो हम फिर पॉलिटिकल में चले जाएंगे, काफी नहीं लंबी नहीं, डिबेट हो जाएगी ये देखिए, तो। डिवाइन पावर हम्म, तो वो किसी मजहब में महसूर लिमिटेड नहीं है। डिवाइन पावर इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि वो किसी मजहब में मौजूद है, वो इंडिपेंडेंट है। उसको एक्सप्लोर करना है। अब वो एक्सप्लोर वो करेगा जो डिवाइन पावर को उसके प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करेगा दुनिया के सामने, जिसमें जैसे ही उसने उस डिवाइन पावर को अपने जैसा समझ लिया या अपने को डिवाइन पावर जैसा समझ लिया, दोनों एतबार से उसने अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर लिया। मैंने इसीलिए मिसाल दी कि वो डिवाइन पावर इंसान की शक्ल में इस दुनिया में मौजूद नहीं होगी। ये इंसान कभी डिवाइन पावर की शक्ल में नहीं जाएगा। मसलन कोई आपके यहाँ पैदा हुआ और आपने कहा कि जी यही पूजनीय है, हम तो इनकी पूजा करेंगे, तो आपने उसको वो डिवाइन स्टेटस दे दिया। या ये कि कहा कि खुदा नीचे उतर के सूली पे लटक गया, तो ये भी आपने उसको इंसानी स्टेटस दे दिया, जो कि इंसान लटकते हैं सूली के ऊपर। और उसको खुदा को अपने आप को पनिश करने की जरूरत ही क्या रही थी? खुदा को अगर फॉरगिव करना है तो फॉरगिव कर दे। तो ये है ना, तो प्योरिस्ट फॉर्म में किसने वो कॉन्सेप्ट दिया है? तो आमिर भाई ने जो बात कही वो ये कि आपने एनमोसिटी की बात की, एनमिटी की बात की कि रिलीजन की बुनियाद पर एनमिटी होती है, तो वो तो डिबंक हो गया। अब बात ये हुई कि किस मजहब का पैगाम सबसे जबरदस्त है, उसको आपको देखना है कि प्योरिटी या प्योरेस्ट फॉर्म में तौहीद कौन पेश कर रहा है। सिंपल। चलिए ठीक है सर, आपने ये मतलब मान लिया कि कोई मतलब हाँ, मैं समझता हूँ कुणाल सुप्रीम साहब, पावर होती है। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। सजेशन ये है कि आप ये देखें कि इस दुनिया के लिए डिवाइन पावर का या सुप्रीम पावर का होना जरूरी है या नहीं। अगर तो ये दुनिया इटर्नल है, इसका कोई आगाज नहीं है, और यहां पर सब काम आप यानी ये कह रहे हैं कि ये सब इत्तेफाकात है, ये कोइंसिडेंस है कि इंसान बन गया, कोइंसिडेंस है कि जानवर बन गए, कोइंसिडेंस है कि सूरज चांद सितारे बन गए। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है ये कोइंसिडेंसेस के नतीजे में है, और आप इसको फैक्चुअली साबित कर दें तब तो आप ठीक है, मान लीजिए कभी सुप्रीम बीइंग की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसको फैक्चुअली साबित नहीं कर सकते, बस ये एक तरह का वहम है, एक ख्याल है, एक थ्योरी है, बल्कि थ्योरी भी नहीं कहना चाहिए, हाइपोथेसिस है कि ये कोइंसिडेंसेस के नतीजे में ये सारी चीजें हुई हैं। अगर ये सिर्फ हाइपोथेसिस या किसी का वहम और ख्याल हो, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि ये चीजें खुद ब खुद वजूद में नहीं आई हैं, इनका कोई ना कोई पैदा करने वाला है। ये जो आपने कहा ना कि जी सुप्रीम बीइंग नहीं होना चाहिए, पहले इस पर गौर कीजिए और इस पर बात कीजिए इंशाअल्लाह। तो सर आपके कहने के हिसाब से ये जो धरती पे जो हम मनुष्य रह रहे हैं, पेड़ जीव जंतु जो जितने भी हैं, ये सभी ये जो रीजन है इनके पीछे एक डिवाइन पावर है। आपके कहने का मतलब ये है, बस लोगों ने उसके नाम अलग अलग रख लिए हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एक क्रिएटर है जिसने इन सब चीजों को क्रिएट किया है। ओके, चलिए ठीक है। तो फिर सर अगर कोई विपदा आती है, जैसे अभी हमारे इंडिया में ही एक टनल में कई लोग फंस गए थे, तो हमारे यहाँ इतने सारे देवी देवता, इस्लाम और बहुत सारे रिलीजन है इंडिया में, तो कोई भी सर काम नहीं आया। तो सर फिर इस पे भी आप थोड़ा बताएंगे कि जब उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, देखें, तो फिर दूसरे अगर कोई रिलीजन गलत का तो चीज मैं नहीं होती कह है। सकता, दूसरे रिलीजन का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने रिलीजन का यानी इस्लाम के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। हमारे यहाँ पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवल। और ईवल का मतलब यह है कि जिंदगी के अंदर परेशानियां आएंगी। अगर कहीं परेशानी आई, टनल वाली बात बाय द वे पहले भी हो चुकी है उत्तराखंड में, और इस वीडियो में यानी हमारी स्ट्रीम में एक साहब आए थे और टनल बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात की थी जो आपने की है। तो दुनिया में प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानियां आएंगी, ईवल मौजूद है। वो इसलिए मौजूद है ताकि आप उस ईवल को रिकॉग्नाइज करके खैर को यानी वर्च्यू को अप्रिशिएट कर सकें। इमेजिन करें कि अगर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उजाला होता, अंधेरा न होता, तो उजाले को आप कभी भी अप्रिशिएट न कर पाते। दुनिया में अगर बीमारी न होती तो आप अपनी हेल्थ को कभी भी अप्रिशिएट न कर पाते। बीमारी है तो जब हम हेल्थी होते हैं तो उसको अप्रिशिएट करते हैं,
अंधेरा है तो रोशनी को अप्रिशिएट करते हैं, बुराई है तो अच्छाई को अप्रिशिएट किया जाएगा। ये इस दुनिया का कानून है। इस कानून के ऊपर, यानी हम खुदा को पहचानते ही इस बात से हैं कि खुदा ने इस दुनिया के अंदर दो चीजें ऑपोजिट रखी हैं और इसके बावजूद ये दुनिया कोलैप्स नहीं हो रही है बल्कि चल रही है। अगर ये वैसे ही खुद ब खुद, मान लीजिए, तसव्वुर करें, ये कोइंसिडेंसेस का नतीजा होता कि भाई, तो अब इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरह के कोइंसिडेंसेस होते हैं ना, बस खैरी खैर होती है, ईवल ईवल होता। ये क्या कि दोनों निजाम मौजूद हैं और दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं और दोनों चल रहे हैं और दुनिया आबाद है। तो ये कोई ना कोई ऐसा है कि जो इस निजाम को कायम किए हुए है, ये खुद से अगर चलेगा तो कोलैप्स हो जाएगा। अगर दो ऑपोजिट फोर्सेस टकराएंगी तो एक ना एक गालिब हो जाएगी और दूसरी मगलूब, दूसरी डिफीटेड हो जाएगी। तो सर यही सेम आर्गुमेंट तो ये जीसस वाले भी देते हैं और हमारे हिंदू भाई भी यही देते हैं सर आर्गुमेंट, कि कोई ना कोई तो है पीछे दुनिया को चलाने के। सेम यही आर्गुमेंट देते हैं सर वो भी। तो फिर उनका खुदा बेहतर क्यों ना मान यही देते हैं। लेकिन मैंने जैसे अभी कहा कि मैं एक बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट देने से कुछ नहीं होता। आप ये तो मान रहे हैं कि कोई ना कोई है, लेकिन वो जो है उसको आपने अपने जैसा मान लिया। भाई ईसाई जो है क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी वो जो है ना, जो जिसने बनाया है वो खुद उतर कर आ गया और सूली पे लटक गया। वो जो हिंदू है वो कहते हैं कि वो जो है वो एक मर्तबा नहीं, दसियों मर्तबा आया कभी, और आकर कभी वो रासलीला कर रहा, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ। अभी इमेजिन करें कि वो न सिर्फ ये कि इंसान बनकर आया, बल्कि उसने आकर फिर वो हरकतें की कि जो आम इंसान नहीं करता। तो आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस ऑफ गॉड है या वननेस ऑफ द सुप्रीम बीइंग है, वो प्योर कहां रहा? अच्छा, मैं इनसे, मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त बात हो गई और उन्होंने, शुक्र है इन्होंने टनल की मिसाल दी, वरना कोई बच्चे की मिसाल देता था, कोई गांव की मिसाल देता है। तो है तो बात वही है जिसको आपने बड़े जबरदस्त एक्सप्लेन किया। कुणाल भाई, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप ये जो सारा सिस्टम है, सुप्रीम बीइंग को हटाते हैं, तो अगर मैं आपकी दृष्टि से इस सृष्टि को देखना चाहूँ, इस नेचर को देखना चाहूँ, तो आप यानी मिसाल के तौर पर यही सेम करूंगा। कुणाल भाई, जब आपसे बात हो रही है ना तो जरा सा म्यूट कर दीजिएगा। पीछे ओके सर चल रही है बड़ी गंभीर आपके बैकग्राउंड में। जी हाँ, पीछे कुछ और ही टॉपिक चल रहा है। अच्छा, तो अब ये है कि मैं आपकी दृष्टि से अब देखना चाहता हूं, यहां से जो एक्सप्लेनेशन आ गई, और ये याद रखें कि अगर एक्सप्लेनेशन सिमिलर हो तो यही वो पॉइंट बताती है जो सुप्रीम बीइंग की टीचिंग्स मौजूद हैं। उसका मतलब ये नहीं है हमारा इख्तलाफ दूसरे रिलीजन के साथ उन डिटेल्स के अंदर है जहां वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ओरिजिनल फिलॉसफी के साथ। मानो जैसे वो ये कहते हैं कि सुप्रीम बीइंग है, वो अकेला है, फिर उसी को इंसान की शक्ल में लाते हैं, उसी को जीवन मरण के चक्रव्यूह से गुजारते हैं, उसी को दुख और रोग पीड़ा दोष से गुजारते हैं। यहां से हमारा इतराज शुरू होता है। तो इसीलिए बाज टॉपिक्स पर सिमिलर एक्सप्लेनेशंस का होना ये जरूरी नहीं है कि कहा जाए कि जी आपके पास यूनिक क्या है। इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा। इस्लाम तो खुद ये कहता है कि दुनिया के हर चप्पे चप्पे के ऊपर लोग पहुंचे और अल्लाह की तरफ से उन्होंने पैगाम पहुंचाया। अच्छा, वापस आ जाते हैं, मैं अब आपकी दृष्टि से दुनिया को देखना चाहता हूँ। ये जो टनल के अंदर लोग मरे थे, या जल्जलों में, भूकंप के अंदर या सुनामी के अंदर लोग मरते हैं, आपकी एक्सप्लेनेशन क्या है? मैं थोड़ा सा आपकी दृष्टि से चीजों को देखना चाहता हूँ। कुणाल भाई, आप क्या एक्सप्लेन करते हैं? सर देखिए, ये तो सारे नेचुरल फिनोमेनन है, इनके पीछे तो नेचुरल वो होते हैं, कॉज होते हैं। हाँ, जबरदस्त। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाकयात जो हैं नेचुरली ड्रिवन हैं और फोर्स्ड हैं। नेचुरली ड्रिवन है, क्योंकि अगर धरती की दूरी सूर्य से थोड़ी आगे पीछे हो जाती तो कुछ नहीं होता। थैंक यू, वेरी गुड। तो ये इस नेचर को इस तरीके से जैसे ये है और एक कांस्टेंट वे के अंदर बिहेव कर रही है कि सर्वाइवल भी हो रहा है, डिस्ट्रक्शन भी हो रही है, बट सेम चीजें, जिसका मुफ्ती साहब ने कहा, एग्जिस्टेंस और डिस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम पैरेलल चल रही हैं। ये फ्रीक्वेंसी सेट कैसे हुई, इसको थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। अब इसके पीछे सर मतलब सेट कैसे हुई, और ये तो अब चल ही रही रिसर्च की, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें। नहीं, देखिए रिसर्च चल रही है साइंस में, बुद्धिज्म में नहीं। बुद्धिज्म में तो रिवील हो गया। हाँ, वो बुद्धिज्म जिधर आप जा रहे हैं उसकी बात। हाँ, जी समझाएं। इसकी मिसाल और दे दूं आसानी से? एक भूकंप, थोड़ा मतलब सिंपल एग्जांपल बताएं, सिंपल एग्जांपल थोड़ा। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। नेचुरल जो चांस होता है ना, वो नेचुरल फिनोमेना से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी उसकी एक्सप्लेन चांस को साइंस भी ये मानती है कि वो नेचुरल लॉज के अंदर फ्लोट करता है, कभी उससे बाहर नहीं निकलता। इसीलिए उनको फिजिकल कांस्टेंट्स या कॉस्मिक कांस्टेंट्स के तौर पर लिया जाता है फिलॉसफी ऑफ साइंस के अंदर।
अब मैं सिंपल मिसाल देता हूं आपको। भूकंप आया, ठीक है, अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग गिरी, नौजवान जो कि सर्वाइवल नेचुरल फिनोमेना को सामने रखते हुए सर्वाइवल कर सकते थे, वो मर गए। एक बच्चा जो अपना सेल्फ डिफेंस किसी तौर पर भी नहीं कर सकता था, वो बच गया। मुझे इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे? अरे सर, ये तो सर कोई वो नहीं हुआ कि मतलब एक बच्चा बच गया। अब नहीं, ये नहीं, थोड़ी कह देखिए सकते हैं कि देखिए, वो आपने जब हाँ, आपने नेचर को अपनी बात फोर्स कहने किया दीजिए। ना आपने जी। कहा ना कि चांस जो है वो नेचुरल फिनोमिना के तहत होना चाहिए, उसको ये समझ नहीं रहे, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। जी, यूं समझें नहीं आप। नहीं, आपकी बात में समझ गया, आपकी बात में समझ गया कि मतलब कुछ जो लोग थे, अगर वो डेथ को हो गए, लेकिन एक छोटा बच्चा था बेचारा, कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन वो बच गया। आप इस आधार पे हाँ, जानना चाह रहे हैं ना मुझसे? एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। मसलन सर्वाइवल है, कोई हाँ बचा हाँ लेता उसको, भूकंप के नीचे से 7-7 8-8 दिन बाद न्यूज बताती है बच्चे निकलते हैं, वो कैसे? उसकी मुझे चीज चाहिए जी। तो सर इसमें हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि मतलब कोई भगवान था तो उसने उसे बचा लिया, ये तो नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, कह मैं नहीं सकते ना। जानना चाह रहा। हाँ हाँ, मैंने देखा आप फिर ऑपोजिट जा रहे हैं। मैं आपसे आपकी दृष्टि से इसको देखना चाह रहा हूँ। आप कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन दें कि मैं अंडरस्टैंड कर जाऊं कि सुप्रीम बीइंग की जरूरत नहीं है बीच में, वो दे। सर वो बच्चा किसी भी तरह से बच गया होगा, किसी टेबल के नीचे कैसे? होगा या किसी के भी कैसे? नीचे होगा सर, किसी के भी नहीं नहीं, नीचे हो देखें सकता है देखें, वो। नहीं, टेबल के नीचे देखें, मेरी बात सुने। जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, जो किस तरीके से बच सकता है, जब उसको निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो किस तरह बचा है, क्या नहीं बचा। वो एक वो कहते हैं अनएक्सपेक्टेड चीज है। ऐसा मिरेकल हुआ है कि हमें नहीं पता। उसकी वजह मैं बताता हूं क्यों। अडल्ट्स नहीं बच पाते। अगर टेबल के नीचे बचना होता, अगर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किसी को बचाती होती, तो अडल्ट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से बचना चाहिए था, क्योंकि वो सर्वाइवल में ज्यादा। मिसाल के तौर पर मैं आप पे अटैक करता हूं, आप 28-30 साल के कड़ियल जवान है, ज्यादा चांसेस ये हैं, नेचर ज्यादा ये चीज दर्शाती है कि आप बच सकते हैं क्योंकि आप जवान हैं। मगर एक बच्चा जो 5 साल का, 3 साल का है, उसके ऊपर मैं अटैक करूंगा, नेचर नहीं मुझे अलाउ करे, यानी नेचर उसको अलाउ नहीं करेगी कि वो डिफेंस कर सके। ठीक है, बाय चांस ही वो बच सकता है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना आप। मगर वो भी नेचर के अंदर रहना चाहिए, बट आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, यह है बात। नहीं सर, देखिए ऐसा हुआ कि हमारे इंडिया में कुछ बच्चे जो बोरवेल होती है ना उसमें गिर गए थे, तो उसमें से कुछ बच्चे तो बच गए थे, लेकिन कुछ बेचारे इतने भाग्यशाली नहीं थे, वो आप यही तो बेचारे बता नहीं रहा बच हूँ पाए। मैं देखें जी कुणाल साहब, जी एक सिंपल सी बात है। वो ये है कि आपने कहा कि टनल जो कोलैप्स हुई थी, या जो दुनिया में जितने भी डिजास्टर्स आते हैं ना, इसको गौर से सुनिएगा जो कहा जा रहा है, ये सारे के सारे नेचुरल कॉजेस के तहत होते हैं। नेचुरल एक कॉज हुआ, उसकी वजह से कोई ना कोई इफेक्ट हो गया, टनल गिर गई या व्हाटएवर, ठीक है, आपने ये बात कही। ओके, अब हम ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी हादसा हो रहे हैं उसके पीछे पीछे कोई ना कोई नेचुरल कॉज है। वो जो नेचुरल कॉज होगा वो जो नेचर जो हमारा फिनोमिना है उसके तहत होगा, ठीक। अब होता यह कि एक रेयरेस्ट सिचुएशन में एक बच्चा, जलजला आता है और पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर गिर जाती है, बड़े बड़े स्लेब कंक्रीट के उसके ऊपर गिर जाते हैं, इसके बावजूद भी वो बच जाता है। इस तरह की कई मिसालें अभी गज्जा से आ रही हैं कि ऊपर बम गिराया, पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई, और कई दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 5 दिन के बाद, छोटा सा बच्चा जो दूध पीता बच्चा है वो जिंदा निकल कर आ रहा है, उसको निकाला जा रहा है, मलबे के अंदर दबा हुआ है, जबकि बड़े नहीं बचते हैं। तो उसके पीछे चांस है, ठीक है। अब इस चांस की आपको इसकी वजाहत करनी है बुद्धिज्म के हवाले से, चूंकि आप उधर जा रहे हैं कि बुद्धिज्म ने इस चांस को कैसे एक्सप्लेन किया। तो साइंस क्या कह रही है उसको छोड़ दीजिए, चूंकि आप साइंटिस्टिक नहीं है ना, आप तो बुद्धिस्ट बन रहे हैं। थैंक यू मुफ्ती साहब, थैंक यू फॉर दिस इजी और सिंप्लीफाइड जी एक्सप्लेनेशन। जी कुणाल। जी हाँ। तो देखिए सर, आप मुझसे बुद्धिज्म के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं इसका वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बुद्धिज्म में इस वक्त इंटरेस्ट रखते हैं, या तो आप ये कहें कि भाई मुझे बुद्धिज्म में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे किसी भी रिलीजन में इंटरेस्ट नहीं, तो जाहिर है फिर बुद्धिज्म का कोई क्वेश्चन। लेकिन अगर आप अपना एक जहन बना चुके कि शायद ये बुद्धिज्म जो है ना यही आंसर करेगा मेरे प्रॉब्लम की, तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है वहां? क्योंकि आपने तमाम मजहबों को इसलिए रिजेक्ट किया है कि प्रॉब्लम ऑफ ईवल का आपकी नजर में इनके पास कोई आंसर नहीं है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि उस प्रॉब्लम ऑफ ईवल का जो चांस की बुनियाद पर होती है, बुद्धिज्म में क्या आंसर है वो बताइए। सर बुद्धिज्म में सर देखिए, ना तो उसमें आत्मा होती है ना परमात्मा होती है। उसमें सर ये दे रखा है अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, मतलब खुद से ही आप अपना वो कर लो, मतलब अच्छे इंसान बनो। उसमें मतलब जो बेसिक फिलोसफी ये है कि अच्छा आप इंसान बनो, उसके लिए उसमें कुछ नियम वगैरह दे रखे हैं। नहीं, ये चीजें समझ, देखें दो चीजों में फर्क है।
एक है कि आपके कर्म कैसे होने चाहिए, अभी वो डिस्कस नहीं हो रहा। अभी वो सिचुएशन डिस्कस हो रही है जिसको प्रॉब्लम इवल या वो डिस्ट्रक्शन है, ये डिजास्टर है जिसको रिलीजन के ऊपर या सुप्रीम बीइंग को चैलेंज करने के लिए किया जाता है। अब जानना ये है कि बुद्धिस्ट तो उस एंटिटी को या उस फिलोसफी को निगेट कर चुका है, उसकी जगह आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? आप कर्म ना वहां बताएं कि कर्म क्या होंगे, मैं जानना चाह रहा हूँ डिस्ट्रक्शन क्यों हो रही है, इस तरफ फोकस करें जी। सर इस चीज का मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ दे रखा होगा, उसमें तो सारे नेचुरल लॉ दे रखे हैं, भाई सब कुछ नेचर के हिसाब से होता है। थैंक यू। ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना जो है वो काम करते हैं उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जो हमारे सामने फिजिकल फिनोमेना एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इसको आप एक मिसाल से यूं समझ लें कि आप अगर आग जलाएंगे और उसके ऊपर कोई बर्तन रखेंगे, उसमें पानी होगा तो पानी बॉयल होगा ही होगा। ये नहीं होने का कि आपने आग जला रखी है, पानी बॉयल होने के बजाय ठंडा हो गया, ये तो नहीं होगा ना। यानी नेचर जो काम करेगा वो एक ही तरीके से काम करेगा। तो बिल्डिंग गिरेगी और अगर उस बिल्डिंग के में 100 बंदे हैं और 100 में से 99 जो अडल्ट हैं वो मर रहे हैं, बच्चा बच गया, तो उसने एक तरह से काम नहीं किया, कुछ और हुआ है यहाँ पर। वो क्या है? ये एक्सेप्शंस नहीं होनी चाहिए, आसान लफ्जों में जिस तरह कहा, ये एक्सेप्शंस जो है ना ये सवाल खड़ा करती हैं, और प्रॉब्लम इवल की वो एक्सप्लेनेशन ही फिट बैठती है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने पेश की है। अदरवाइज आप ब्लैंक हो जाएंगे, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगे उसको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इतना ही है। ठीक है मेरे भाई। सर मेरे जी आपकी बात सही है, लेकिन सर आप फिर उसका तो आप बताइए ना, फिर उसका क्या पीछे रीजन है? आप उसका नाम कोई डिवाइन पावर देना चाहते हैं कि ये उसकी वजह से हो पाता है? ऑब्वियसली बात है कि डिवाइन पावर ने इस दुनिया को जो बनाया है वो कॉज एंड इफेक्ट के सिस्टम पर ऊपर बनाया है। हम कॉज एंड इफेक्ट का इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस डिवाइन पावर का इंटरवेंशन भी होता है, उसकी कोई ना कोई विजडम हो सकती है। वो विजडम ये भी हो सकती है कि उस बच्चे को जिंदा रखना है, आगे चलकर उससे कोई काम लेना है, उससे कोई खैर निकलनी है, कोई शर निकलनी है, वो कुछ भी हो सकता है। वो आगे चलकर जब वो बच्चा बड़ा होगा तब आपको अंदाजा होता है कि हाँ भाई इस बच्चे ने बड़े होकर ये काम किया। कितने ही वाकयात ऐसे हैं कि मसलन कि एक ऐसा मौका आया कि शायद वो बच्चा जिंदा न रहता, लेकिन बड़े होकर उसने ये कारनामे अंजाम दे दिए। तो वो खुदा की कोई भी हिकमत हो सकती है। खुदा की सारी हिकमतें और उसकी विजडम हम इंसान कभी जान ही नहीं सकते, लेकिन आपके पास इसके अलावा कोई दूसरी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो खुदाई या डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से वो बच्चा बचा है। ठीक है सर, आपके हिसाब से वो डिवाइन पावर है क्रिएशन, और उसके हिसाब से मतलब क्या आपने बोला था? कॉज एंड क्या बोला था सर आपने? कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है। तो सर इस हिसाब से फिर उस डिवाइन पावर को भी बनाने वाला कोई होना चाहिए ना? ये कैसे कह दिया? आप मानते हैं इस चीज को? मल्टीपल टाइम्स, यानी ये हजरत बेसुधरी हो रही है। हाँ, अब आप देखें कहीं और चले गए। हाँ। लेकिन अगर आप एक आसिम भाई ने एक जुमला बोला था बड़ा जबरदस्त, उसी को मैं मुस्तार ले रहा हूं, उसी को मैं बोरो कर रहा हूं। उन्होंने बोला था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इफ एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड देन हु क्रिएटेड गॉड? यही तो सवाल है ना आपका? जी। हाँ, तो इसका जवाब उन्होंने दिया था, और शायद उन्होंने आई डोंट नो, लेकिन मेरा मैं उन्हीं के अल्फाज में कह रहा हूं कि इफ एवरी ब्रेड वाज बेक्ड बाय अ बेकर देन हु बेक्ड द बेकर? अब मुझे बताएं हु बेक्ड द बेकर? सर देखिए, मैं आपको ना बहुत ही एक छोटा सा एक वो देता हूँ सर आपको एग्जांपल, कि जो हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, इसके ऊपर जितने रेत के कण हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ग्रह होंगे, नक्षत्र होंगे, तारे होंगे। तो सोचिए सर, इतने ज्यादा जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं उसको बनाने वाला कितना बड़ा होगा वो डिवाइन पावर। जंप हो रही है जी, जंप हो रही है। अच्छा चलिए सर, ये अच्छा वो इसके ऊपर आप बहुत बार आप जवाब दे चुके हुए हैं कि क्रिएटर क्यों नहीं हो सकता, हम उस फिलॉसफी में क्या है। मेरे ख्याल से वो आप देख लें तो कुणाल भाई समझ आ जाएगी। हाँ ठीक है। अब देखिए कुणाल भाई, आपसे इतनी लंबी गुफ्तगू हुई ना, वो सिर्फ ये कि आपके हम जहन को थोड़ा सा खोलें कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है, आप जिस तरफ चल रहे हैं गलत चल रहे हैं। ठीक है? अच्छा ठीक है सर, चलिए काफी अच्छी गुफ्तगू हुई। तलाश में रहे। आई नो कि बहुत लंबी गुफ्तगू, जस्ट लिसन, हियर मी आउट, कि अब बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं हो सकती क्योंकि और भी लोग हैं। मैं सिर्फ लास्ट में जो कमेंट कर रहा हूं वो ये कि आपको सिर्फ ये बताना मकसद था कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर आपके मुश्किलात का हल आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा जहन को खोलें और ये गौर करें कि इस दुनिया में क्या सर्वाइवल या वजूद, सर्वाइवल छोड़ दीजिए, वजूद, एग्जिस्टेंस,
जो है वो सुप्रीम बीइंग के बगैर पॉसिबल है या नहीं है। इस बारे में गौर करें। अलग अलग रिलीजन को आप पढ़ना चाहे पढ़ें और हमारे पास आते रहें, हमारी स्ट्रीम्स देखते रहें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ठीक है, ओके सर, एक लाइन सर बोली थी। हेलो जी बोलिए, लास्ट लाइन। जी सर, हाँ जी 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 बिल्कुल सर। हमारी तो दिक्कत ये है कि सर जो हम नास्तिक है ना सर, हमें तो सर गालियां हिंदुइज्म से ही पड़ती है, आपकी तरफ से ही पड़ती है और जीसस की तरफ से ही पड़ती है, तीनों तरफ आप से मुझे गालियां बताइए पड़ती हमने है। आपको कौन सी गाली दी है? आप देखिए इतने नहीं इतने नहीं, आपने शानदार नहीं माहौल में दी। आपसे बात हुई है। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब एक वैसे वे में कह रहा हूँ, मतलब तीनों लोग देते हैं। तो अब हम आपने नहीं नहीं दे दी रहे वो। ना, आप हमारे चैनल पर आते रहा करें इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चले शुक्रिया ठीक है, सर। ओके सर। वैसे आपकी टीम की तरफ से हम सबको ही मिल रही होती हैं, ये भी कसर निकाल लेते हैं ना आपके बुद्धिस्ट जी जी लोग। जी 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 हाँ। सही बात। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। ये बंदा कहाँ गया? एकदम गायब हो गया। इसको मैं लेने वाला था वो। अच्छा, स्टेज छोड़ते जाएं जो भाई, बात कर लेना। हाँ भाई। जी थैंक यू। अच्छा, ये हमारे साथ हैं अच्छा, अगर कोई कौन? नॉन मुस्लिम है जिसको नहीं हो रहा ज्वाइन, बार बार आ रहा है कि फुल, तो वो बता दे तो मुसलमानों को। हाँ, तो वो बता दे, बिल्कुल कमेंट में बता दे ताकि उसके लिए जगह बना दे हम इंशाल्लाह। वसंत साहब, बहुत आपका सारे डिवाइस ऐसे भी कनेक्टेड हैं, नहीं है जी? ऐसे बहुत सारे ऐसी तफरी ले रहे हैं, ज्वाइन ही हो नहीं रहे। ठीक है वसंत भाई, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, आप उसको कनेक्ट कर लीजिए, फिर आपको ले लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, आगे जो है हमारे साथ हैं ट्रूथ सीकर जी भाई। हेलो जी बोले। जी, मुफ्ती साहब, थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन। आप हिंदू है भाई, क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मेरी आई मीन रिलीजियसली तो मैं हिंदू हूँ, बट जी, खुदा के पर्सपेक्टिव से एग्नोस्टिक। रिलीजियसली आप हिंदू हैं? व्हाट डू यू मीन? कल्चरली बोले, कल्चरली। हाँ सॉरी, हाँ वही, मतलब मेरी फैमिली हिंदू है। ठीक है ठीक है, हिंदू फैमिली। ओके जी। हाँ जी सर, तो मैं आपकी पिछली स्ट्रीम में या उससे पहले में आया था और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था खलवत सहीहा पे। तो आपने मुझे कहा था कि आप उसी दिन आपने वो खलवत सहीहा वाली वीडियो भी की थी। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि आप उसको देख लें। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो मैं देख के आया सर, और अभी भी मेरा सवाल वही है, सेम है, कि कैसे आपने सूरह अहज़ाब की 49th वर्स को और खलवत सहीहा को अग्रीमेंट मिलाया है? क्योंकि सिंपल है सर, जो 49th वर्स है सूरह अहज़ाब की, वो एकदम क्लोज एंडेड हजरत, स्टेटमेंट मैं है। अपना सजेशन दे देता हूँ। ट्रूथ जी। सीकर भाई, आप ना जो आपका बेसिक फंडामेंटल इतराज है ना, हम उससे आपसे बात करेंगे। जिस चीज के मतलब ऊपर अंदरूनी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस दे दी हो और मुफ्ती साहब ने बात की हो, हम उस बात को पानी में मदानी नहीं डालते। तो आप ऐसे करें, आप एग्नोस्टिक है ना, तो आप वहां से बात शुरू करते हैं। ठीक है, ये मेरी नहीं सर, सजेशन है। मेरी मैं भी एक पॉइंट रख देता हूँ, क्योंकि फिर मुझे आप समझ नहीं आ जैसे रही कि आपका फैमिली हिंदुइज्म है, आप एग्नोस्टिक हैं, और आपको इतना इंटरेस्ट सूरह तलाक के ऊपर क्यों, खलवत सहीहा के ऊपर इतना खलवत इंटरेस्ट क्यों हो सहीहा रहा है? पर, सूरह तलाक पे हाँ नहीं, खलवत जी जी, सहीहा पर। खलवत जी सहीहा के ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है? तो मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी जिस तरह हजरत चाहें। हाँ नहीं, वो बाकी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट हमने मिला दिया। अगर आपको मान लीजिए इस्लाम के किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, बल्कि आपको तो इस्लाम के किसी भी कॉन्सेप्ट पर एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो एग्नोस्टिक है ना, तो आपको बात ही करनी चाहिए कि एग्नोस्टिसिज्म क्यों एक सही रवैया है और क्यों एक लॉजिकल, सही का मतलब ये है कि क्यों एक लॉजिकल रवैया है। ये जो कंफ्यूजन की जो स्टेट है, ये क्यों एक लॉजिकल स्टेट है, असल तो इस पर बात होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, बस मैं अपना एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, फिर आपका अगर मन हो तो आप नहीं, किस चीज पे स्टेटमेंट, किस पे? कि मुफ्ती साहब से जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी तो नहीं, उन्होंने उसको यही छोड़ देना है, उसको छोड़ हाँ देना है। एग्नोस्टिसिज्म के ऊपर अब बात शुरू होगी, नए सिरे से आपका चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी जी। चलिए सर, ठीक है। मैं उसकी वजह ये है कि ट्रूथ सीकर साहब, उसकी एक वजह है, वो हमारे पास ऐसा नहीं कि हम उस गुफ्तगू को अवॉइड करना चाह रहे हैं, लेकिन जिसको इस मौजू पर गुफ्तगू का हक है ना, वो है कि जिसके लिए वो वीडियो बनाई गई थी। ठीक है, जिसके लिए वो वीडियो बनाई गई थी, वो तो बोले नहीं अभी तक, तो वो तो खामोश है। अगर मैं जानना हाँ। चाहता हूँ तो मैं एलिजिबल आप ना कैसे ऐसे करें, हजरत की ईमेल मिलेगी, तो उस पर आप जान लीजिएगा मजीद। मेरी, क्योंकि मैं किसी वजह से ही कह रहा हूँ, हजरत से रिक्वेस्ट भी, सजेशन भी इसलिए रखा है, आप एग्नोस्टिसिज्म के ऊपर बात करें मेरा भाई जी। सर, थैंक यू। आपके नजर में मैं हकदार कैसे बनूंगा, ये सवाल? नहीं नहीं नहीं, वो मैं असल में, मुझे आदत नहीं है स्क्रिप्ट को फॉलो करने की, मसला ये है। ठीक है ना? आप मेरी नजर में हकदार उस दिन बनेंगे जिस दिन आप हारिस सुल्तान साहब के चैनल पर जाकर उनसे पूछेंगे कि भाई मुफ्ती साहब ने वीडियो बना दी है, अब आप इसका जवाब दें। तो ये जवाब हारिस सुल्तान को देना है,
आपको नहीं। आप जाके उधर पूछिएगा, जब वो जवाब देंगे फिर हम बात करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि इस वक्त हमारा मेन जो है ना मुद्दा, वो जिनके साथ चल रहा है, हम उन्हीं से मुखातिब होना चाहते हैं, वो जरूरी है। जी अच्छा, ठीक है। आमिर साहब, पहले तो हेलो आपको। थैंक यू। मैंने आपकी भी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप एग्नोस्टिसिज्म ना, असल में मैं उसी पे हाँ जी नहीं, एग्नोस्टिसिज्म पे मुफ्ती साहब से आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह मेरी तरफ आ जाइएगा। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा मेरे भाई कि आपने जाहिर है कोई ना कोई फैसला लिया होगा, आपने देखा घर में कुछ गड़बड़ चल रही है यानी रिलीजियसली, आपने कहा चलो यार कल्चरल हिंदू बन जाते हैं, लेकिन गॉड के मामले में मैं एग्नोस्टिक हूं। तो ये जो एग्नोस्टिसिज्म है, इसका मतलब ये क्या है? जरा थोड़ा सा इसको डिफाइन करें, क्या हमें समझाएं कि क्या चीज है ये एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिक होना मतलब ये है कि मुझे जो सामने से दिखेगा, या मुझे किसी तरह से मतलब मेरे 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन से या किसी तरह लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से अगर कुछ थोड़े से भी उसके एविडेंसेस मिल जाए गॉड के होने के, तो मैं उसे मान लूंगा। और मेरा पॉइंट ये भी नहीं कि वो है नहीं, और ना तो मेरा पॉइंट ये है कि हाँ नहीं, अभी आप बीच में है ना, अभी आप बीच में हैं कि भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, तो बीच में होने के लिए आपके पास दोनों दलीलें होनी चाहिए, गॉड के होने की भी और गॉड के न होने की भी, राइट? तभी तो बीच में होंगे। अच्छा, गॉड के न होने की कोई दलील आपके पास है? हाँ, जैसे मैंने बोला ना सर कि ना होने की। हाँ, ना होने की ना। हाँ, ना होने की यही है कि जो गॉड नहीं है उसकी दलील दीजिए। आर्ग्यूमेंट। जी, आर्ग्यूमेंट। हाँ, गॉड का कोई भी एविडेंस नहीं दिखता है। जो ये एविडेंस नहीं है। एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। नहीं, सुनिए तो मेरी बात कि सिर्फ आपको ये एविडेंस देना है कि गॉड हो नहीं सकता, ये एविडेंस देना है। जी नहीं सर, एविडेंस नहीं है इसका मतलब कि कोई चीज नहीं है ना? नहीं, वो आपके पास नहीं है ना। आप अपने बारे में कह रहे हैं कि भाई मैंने दोनों तरह के एविडेंस, मैंने आपसे इसलिए पहले ही पूछ लिया था कि दोनों एविडेंस आपने पढ़ लिए, देख लिए, गौर कर लिया, हाँ जी कर लिया। तो इधर वाले नहीं, ये वाले कि जी गॉड है, इसके तो बहुत सारे एविडेंस सबको पता है। कोलंबस ने 17th सेंचुरी से पहले साउथ अमेरिका, हाँ बहुत सारे एविडेंस है। हमें वो एविडेंस चाहिए कि गॉड हो नहीं सकता, चूंकि जो आपकी ऑपोजिट साइड है जो गॉड में बिलीव करती है, वो ये एविडेंस देती है कि गॉड का होना जरूरी है। तो आप ये देंगे कि गॉड का न होना जरूरी है। जी, तो मुझे वो दलील चाहिए, वो एविडेंस दीजिए कि गॉड क्यों नहीं हो सकता। देखिए सर, सीधी सी बात है, कोई चीज का एविडेंस अगर नहीं है तो वो नहीं है ना। वो आपके पास नहीं है ना। आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा मैंने दोनों एविडेंस को देख लिया, तो दो एविडेंस थे आपके पास, एक प्रो, एक फॉर और एक अगेंस्ट। तो अगेंस्ट वाला दीजिए जरा मुझे, फॉर वाले तो हैं। अरे तो यही तो है कि एविडेंस मेरे पास, मतलब कोई उसका एविडेंस ही नहीं है। समझ नहीं रहे हैं एब्सेंस ऑफ एविडेंस को। देखें तुलसी के साथ मसला ये है कि एक मैं एग्जांपल मिसाल के, अच्छा दोनों सॉरी दोनों साइड के हैं और ना होने का यही है कि दूसरा नहीं है। वेरी गुड। जी असल में ये पता है क्या बोल रहे हैं साहब, ये बोल रहे हैं कि एविडेंस नहीं है इसीलिए नहीं है। असल में आप ये समझें इस बात को, मिसाल जो मैंने अभी दी कि अगर क्रिस्टोफर कोलंबस ने 17th सेंचुरी से पहले अमेरिका डिस्कवर नहीं किया था, एविडेंस नहीं था, इसका मतलब ये था कि अमेरिका नहीं था, दुनिया में था ना, लेकिन डिस्कवर बाद में हुआ, एविडेंसेस बाद में मिले। तो ये कह देना कि एविडेंस नहीं है, इसका मतलब कंक्लूजन इज 100% कि वो है ही नहीं। हम ये समझाने की कोशिश करें, दिस इज वेरी मतलब गलत है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है आप सही कह रहे हो, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब तक डिस्कवर नहीं किया था, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका नहीं था, बट क्रिस्टोफर कोलंबस क्या कहते हैं, पहले से तो नहीं कह रहा था ना ये कि अमेरिका है। भाई वो ठीक है, इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि जो मैस ऑफ लैंड है जिसको अमेरिका कहा जाता है, वो मैस ऑफ लैंड अपनी जगह था, ठीक है, बस उसको कोलंबस ने डिस्कवर नहीं किया था। वो ये नहीं कह रहा था कि होल्ड ऑन, वो ये नहीं कह रहा था कि मैस ऑफ लैंड इधर नहीं है। आपको अगर किसी भी पोजीशन को लेना है ना, चाहे बीच वाली पोजीशन भी लें, तो आपके पास दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। मसलन एक आदमी ने ट्रेवल किया वेस्ट में यूरोप से और बहुत दूर तक चला गया और इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गया, उसको बीच में इतना बड़ा मैस ऑफ लैंड नहीं मिला, ये एक एविडेंस है ना, एक ऑब्जर्वेशन उसने किया और ऑस्ट्रेलिया तरफ की तरफ आ गया वो, लेकिन बीच में अमेरिका जैसा कोई इतना बड़ा मैस ऑफ लैंड उसको मिला ही नहीं है, ये एक एविडेंस है। दूसरा आदमी गया, उसको मिल गया, वो ये कह रहा है कि मेरे पास एविडेंस है, मैं खुद उस लैंड के ऊपर चला हूं। दूसरा कह रहा भाई मैं तो कश्ती इधर से उधर निकाल के ले गया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो दोनों का ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से टकरा रहा है, ये है एविडेंस।
आप मुझे ये दलील दें, एविडेंस दें कि गॉड नहीं हो सकता, ये एविडेंस चाहिए। अरे सर, देखिए आपने जब एग्जाम्पल दिया कि कोई बंदा एक लैंड मास पे पहुंचा, उसने कहा कि ये लैंड मास है। अच्छा, मुझे होल्ड ऑन, कोलंबस की हाँ मिसाल जी। लें। क्या कोलंबस डिस्कवर करने से पहले ये कह रहा था कि इधर मैस ऑफ लैंड नहीं हो सकता? नहीं, लेकिन वो ये नहीं कह रहा था, बट अगर नहीं वो कह ये रहा भी था, नहीं अगर नहीं कह रहा था, तो इसका मतलब ये कि उसके नजदीक वो हो सकता था, तभी तो उसने ट्रैवल बट शुरू किया। वो ये भी नहीं कह रहा था कि वहां अमेरिका है। आप क्या कह रहे हो? आप 100% कह रहे हो कि गॉड है, बट एविडेंस नहीं दे रहे हो। इसलिए कि देखें, उसकी वजह है, हमने तो एक पोजीशन ले ली, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो पोजीशन है तो उसकी दलील है, और उसके जी। ऑपोजिट जो भी है वो सब गार्बेज है। इसलिए हम तो कह रहे हैं, आप कोई पोजीशन नहीं ले रहे हैं। अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि मेरी भी एक पोजीशन है, तो हम आपसे कहते हैं उस पोजीशन के हक में दलील दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि मेरी जो पोजीशन है ना वो बीच वाली है, न इधर न उधर। तो जब न इधर न उधर, तो अब इस पोजीशन पर आने के लिए उस आदमी के लिए जरूरी है कि उसने दोनों पोजीशंस के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको देख लिया हो, पढ़ लिया हो, छान पटक कर ली हो, और उनके अंदर जो फैलेसीज हैं, जो एरर्स हैं, उनको समझ लिया हो। तो अब हम आपसे वो दलील नहीं मांग रहे, एविडेंस नहीं मांग रहे जो गॉड के होने की, वो हमें पता है, असबर है सारी। वो बताइए कि जो ना होने की है, ताकि हम देखें कि इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ये वाली ज्यादा स्ट्रांग है, वो वाली जरा कमजोर है। तो वो सामने तो आए, वो आज तक आई क्यों नहीं? हम मांगते मांगते थक गए, वो आई नहीं रही है। देखिए, मेरी जो पोजीशन है गॉड ना होने की, वो यही है कि उसका कोई एविडेंस नहीं दिखता है। सिंपल है सर, इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं? यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि आपको एविडेंस ना मिलना उस चीज के न होने का की दलील है, उसके न होने का एविडेंस है, क्योंकि मैं एविडेंस मांग रहा हूं। अच्छा, तो यानी एब्सेंस ऑफ एविडेंस जो है वो एविडेंस ऑफ एब्सेंस है आपके नजदीक। एब्सेंस ऑफ, फिर से बोलिएगा थोड़ा, इसको क्लैरिफाई करके, सिंप्लीफाई करके। एविडेंस न होना उसके न होने का एविडेंस है आपके नजदीक। जब तक नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। आप ये कह रहे हैं कि एविडेंस न होना उसके न होने का एविडेंस है, यह आपने पोजीशन ले ली। सर, जब तक नहीं मिल रहा उसको क्या ओ भाई, कहेंगे? आप ये पोजीशन है ना आपकी, वो जब तक या कब तक उसको छोड़ दिए, यही पोजीशन है ना। ठीक है, चलिए। हाँ, ये फैलेसी है। कैसे सर, बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन दुनिया कीजिए। मान रही भैया, आपकी मुल्हिदों ने मान लिया वो इस तरीके से कि मैं बता रहा हूं कैसे। अभी कुछ दिन ठीक है, पहले बताइए। मैंने एक स्ट्रीम की थी, उसमें मैंने इस फैलेसी को बयान किया था। तो हमारे कुछ जो रेगुलर व्यूअर्स हैं मुल्हिदीन में, उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर रिव्यू दिया और कहा कि हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन यहां से मुफ्ती साहब ने लॉजिक क्यों शुरू की? लॉजिक 101 के नाम से पूरी एक मेरी एक सीरीज है, तकरीबन 4-5 किस्तों के अंदर हमने बात की है। तो इस फैलेसी को तो सारी दुनिया तस्लीम करती है भाई। और सर, ऐसे इनको तो आसान लफ्जों में समझा देते हैं, ट्रुथ भाई, आसान लफ्जों में समझा देते हैं। आर्ग्यूमेंट एविडेंस की बेस पर होता है ना। हाँ। और अगर एविडेंस ना हो तो आर्ग्यूमेंट बन सकता है कोई? तो फिर सर, आपको तो आप पे तो बर्डन नहीं, ऑफ आपसे एविडेंस ज्यादा है ना उसको सर, फॉलो आप करें। तो देखिए क्लेम कर रहे हैं। पहले आपकी उस चीज को तो क्लियर कर देना। एविडेंस का यानी आर्ग्यूमेंट होता है एविडेंस की बेस पे, ठीक है ना। और अगर एविडेंस ही ना हो तो आर्ग्यूमेंट बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं तो बन फिर आप सकता। कैसे कह रहे हैं सर कि गॉड है? बस इसी को सुने ना, वो तो हम बताएंगे ना, हम तो आपका पहला क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं ना। कि आपने जो चीज आर्ग्यूमेंट के तौर पर पेश की, आपको फर्क नहीं पता चला जब मुफ्ती साहब ने आपसे कहा कि गॉड के ना होने का आपके पास आर्ग्यूमेंट क्या है? आपने कहा क्योंकि एविडेंस नहीं है। अब ये एविडेंस ना होना आर्ग्यूमेंट नहीं बन सकता, ये फर्क समझना आपने। आर्ग्यूमेंट को एविडेंट होना होता है, कंक्रीट होना होता है एविडेंस के साथ। अगर उसमें एविडेंस नहीं है तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं बन सकता। यानी जो आर्ग्यूमेंट आप पेश कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है। इतनी मोटी बात है जो आपको नहीं समझ आ रही कि या तो आप ये कहें ना, मिसाल के तौर पर आप एक कंफ्यूजन को पेश करें और आप ये कहें कि ये एविडेंस नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि अगर मुझे कोई चीज मिलेगी तो मैं कोई राय कायम कर पाऊंगा, अभी मैं ये हूं। मगर आपने पता है किस जगह पे पेश किया है? गॉड के ना होने की आर्ग्यूमेंट की लिस्ट में पेश किया है। ये है वो एरर जिसको उठा रहे हैं, उधर से निकाल लें। सिंपली कंफ्यूजन के तौर पर। मैं इसका भी आपको हवाला दे दूं कि ये जो बात मैंने की है, ये फैलेसी क्यों है। क्योंकि आप लोग जो है, जब तक कि फिर वो फालतू के गोरों का हवाला न दे तो आप लोग मानते भी नहीं है ना, ये भी एक बड़ा मसला है। तो अब देखें, हाँ,
जी 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 जी। तो अब देखें ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। अब देखें इसमें ये एक जर्नल है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। तो ये जो कोट है ना, ये इज अ कोट बाय कार्ल सेगन। हालांकि ये कार्ल सेगन के बाप को भी नहीं पता चल सकता था ये इसने ये नकल मारी है इल्म कलाम से, और वहां से उठा के ये फिर ये इनको वेस्टर्न्स को ये बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि जी फला ने कहा था। हालांकि उससे पहले ये बात जो है दुनिया के तमाम मुतकल्लिमीन कहते आ रहे हैं। खैर एनीवेज, is a quote by Carl Sagan, an American astronomer and one of the leading science communicator of the 20th century. Its importance relies on the highlight of the logical fallacy, where a hypothesis is assumed to be true or false before being scientifically and satisfactorily investigated. कि किसी भी hypothesis को आपने true or false मान लिया और अभी आपने investigate किया नहीं है, ये एक logical fallacy है। तो आपने ये कह दिया कि हाँ मेरा जो मौकिफ है, पोजीशन है, वो यही है कि चूंकि एविडेंस नहीं मिला गॉड के न होने का, लिहाजा गॉड नहीं है। तो ये तो लॉजिकल फैलेसी है, कार्ल सेगन कह रहा है। हालांकि ये नहीं कह रहा है, ये झूठा है, यानी ये इसका अपना कॉल नहीं है, लेकिन फिलहाल चूंकि यहाँ ये लिखा हुआ है इसलिए इसी को मान लीजिए। तो अगर मैं अपने स्टेटमेंट को करेक्ट कर लूं और ये कहूं कि क्योंकि गॉड का एविडेंस अभी तक नहीं मिला है और अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको मानने लगूंगा, तो क्या ये आपके नजदीक में बेटर है करेक्ट स्टेटमेंट? क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूं सर आपको, बहुत सिंपल सा। फॉर एग्जांपल, मैंने आप पे इल्जाम लगाया कि आपने मर्डर किया है, तो अभी बर्डन ऑफ प्रूफ या बर्डन ऑफ एविडेंस मेरे ऊपर है। मेरे को कोर्ट में यस प्रूफ देना पड़ेगा या एविडेंस देना पड़ेगा कि आपने मर्डर किया है, और आपके पास दो तरीका है, या तो आप आपने मेरी खलवत सहिया वाली वीडियो देख ली, उवैस इकबाल के साथ जो मेरी डिबेट हुई थी वो देखी कि नहीं देखी? नहीं सर, वो नहीं देखी। आपने वो खलवत सहिया वाली वीडियो देखी, खलवत मुल्हिदा वाली वीडियो नहीं देखी आप? जी। अब आप एक काम करें, खलवत सहिया करें उस वीडियो के साथ, ठीक है? वो खलवत सहिया कैसे करेंगे? अकेले में बैठ के और कागज कलम लेकर आप उस वीडियो को देखें और उसमें देखें कि इसी मौजू पर कि बर्डन टू प्रूफ किस पर है, मैंने क्या साबित किया है, उसको एक मर्तबा देख लीजिए। अब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि नहीं वो, चूंकि ये मसला मेरा आपका, चूंकि वो मुल्हिद है उवैस इकबाल, ठीक है, और और आप भी उसी कैंप के हैं, तो अब वो जो बात कह रहा है मैंने उसको रिफ्यूट किया है। अगर आपको उस रिबेटल में कोई मसला है ना तो उस पर जरूर मैं बात करूंगा। खलवत सहिया इंटरनल मसला है। सर लास्ट टाइम भी आपने कहा था खलवत सहिया देख के और फिर मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन आपने की नहीं इस बार। मैंने तो पहले ही कह दिया ना, मैंने अभी डिस्क्लेमर दे दिया सबके सामने कि अगर आपसे, चूंकि उस वक्त ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चन क्लियर नहीं था, आपने कुछ सवाल करना चाहा तो मैंने कहा भाई आज ही की वीडियो में मैंने इसकी वजाहत की, पहले उस पर बात उसको देख लो। आप उस पर सवाल लेकर आए हैं, जबकि हारिस सुल्तान को इस पर बात करनी चाहिए थी। आप खुद बताएं कि क्या हारिस सुल्तान को बात नहीं करनी चाहिए थी? सर ये क्या बात हुई सर? मुझे अगर सवाल है तो मैं हारिस सुल्तान के पास जाके उससे नहीं तो गलत बात है, चूंकि हमने जो वीडियो बनाई है वो हारिस सुल्तान की वीडियो का रिबेटल है। हम तो इंतजार कर रहे हैं ना कि उधर से कोई जवाब आए, जब आएगा तो हम करेंगे। हो सकता है कि आपके सवाल का क्लियरिफिकेशन उसमें हो जाए। बात ये नहीं है असल, और असल मसला आपका खलवत सहिया नहीं है जैसा कि हमने बताया। असल मसला क्या है, गॉड है कि नहीं है। बिल्कुल। अब उवैस सुल्तान का भी ये मौकिफ है कि गॉड नहीं है। आपका मौकिफ क्या है कि जी जब तक कि मुझे दलील नहीं मिलेगी गॉड नहीं है, और बर्डन टू प्रूफ जो है वो मोमिनीन के ऊपर है। तो बर्डन टू प्रूफ के ऊपर मैंने उसमें बात की है। मैं ये मानता हूं कि मुल्हिद के ऊपर बर्डन टू प्रूफ है, मोमिन के ऊपर नहीं है। और इस चीज को मैंने कैसे साबित किया है उसमें भी साबित किया है, और कई सारी वीडियोस में बात कर चुका हूं, इसलिए इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूं, वरना लोगों के लिए बोरिंग है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है। तो लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने वो बात गलत की है तो उस पर जरूर बात होगी। अच्छा, टाइम स्टैम्प बता देंगे थोड़ा? मैं तो मुश्किल हो जाता है। 2 घंटे का है, लेकिन आपको देखनी तो पूरी चाहिए भाई, क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल है। उसकी वजह है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं जब अपने सेंसेस से किसी चीज को देखूंगा या जानूंगा तो मानूंगा। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी, फॉर एग्जांपल नहीं, सारी बातों का, देखिए बात लंबी हो रही है और भी कॉलर्स हैं, सारी बातों का हल उसमें है। एक मरतबा उसको देख लीजिए। ओके ठीक है, बट यू हैव टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। हाँ, देखिए मैंने ट्रूथ सीकर भाई आपका फायदा कर दिया है। आप किधर वो फिकी इतनी डीप जा रहे थे, अभी बेसिक्स में आपको करने की जरूरत है। ट्रूथ सीकर भाई उस पर खोज करें, जैसे ये लॉजिकल फैलेसी थी, इस बारे में आपको नहीं पता था, तो इस तरह गौर करें, काफी कुछ सीखने को मिलेगा जो बेस है।
वो समझ आ गई तो खलवत सहीहा हो या खलवत इज्तमाइया फासिदा हो, हो। आवाज फासिदा हो, या जैसे वो आपके लिए छोटी चीजें हो जाएंगी समझना। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। चलें, सही है, ठीक है। ओके, ठीक है।